स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को केप्ट करते हैं यानी रखते हैं, जब हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को केप्ट करते हैं तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कितना टॉर्क एक्ट करता है, उस पर कितना टॉर्क लगता है और ये टॉर्क जो होता है वो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्या करता है या उसकी एक्टिविटी क्या होती है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले एक दो छोटे छोटे टर्म को समझिए। सबसे पहला टर्म आपका क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको लर्न होगा कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पढ़ाया तो उसमें हमने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं आपकी, जब बहुत नियरेस्ट होती हैं, क्लोज होती हैं, ठीक, या हम ये कहें कि जब वो डाइवर्ज होना स्टार्ट करती है यानी जैसे जैसे दूर जाती है वैसे वैसे क्या होती है, बढ़ती हैं, या फिर जैसे जैसे नज़दीक आती है वैसे वैसे क्या होती है, पास पास आती हैं। जब इस टाइप की प्रोसेस होती है यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी डाइवर्ज होना शुरू होती हैं तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट करती है। ध्यान से समझिए क्यों, क्योंकि हमने आपको इसके पहले एक चीज और बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हमारी बहुत नियरेस्ट होती है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्या होती हैं, बहुत दूर दूर होती हैं, यानी तब क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास पास होना मस्ट है, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए उनको दूर होना मस्ट है। अब उस जरा बीच में सोचिए कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्या है, क्लोजेस्ट हैं, एक दूसरे के बहुत पास पास है। सपोज करिए यहां से ढेर सारी लाइंस निकल रही हैं 100, जब तक ये बंद है तब तक 100 ऐसे निकलती चली जाएगी। जैसे इनको ओपन मिला, ओपनिंग कहीं से भी मिली, ये ऐसे डाइवर्ज होना शुरू हो जाएंगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगी, आपकी डाइवर्ज होना स्टार्ट करेगी। जैसे ये डाइवर्ज होना स्टार्ट करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। या फिर उसी का उल्टा हम ये कहें कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी दूर दूर से पास होना स्टार्ट होती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या आती है, इंक्रीज करना शुरू करती है। दूर दूर जाएंगी तो डिक्रीज करेंगी और पास पास आना शुरू होंगी तो डिक्रीज। लेकिन हम ना इंक्रीज और ना डिक्रीज की बात करते हैं। सपोज करिए हमको एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल रही है ढेर सारी जो हर पॉइंट पर पैरेलल है, न वो पास पास आ रही हैं और नहीं वो दूर दूर जा रही हैं, यानी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तब हम क्या कहेंगे कि जब पैरेलल्स है तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका इंक्रीज करेगा और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका डिक्रीज करेगा। इट मींस हम ये कहते हैं कि सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका क्या होगा, सेम होगा। इसी सरफेस को, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, where all points have a same electric field intensity is called uniform electric field। मतलब हम ऐसे फील्ड की चर्चा करेंगे, हम ऐसे फील्ड को इमेजिन कर रहे हैं जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सेम है। हमने यहां पे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप देख पा रहे हैं कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सारी की सारी पैरेलल हैं, जो कंक्लूजन हमको ये देती हैं, जो हमको ये क्लियर करती हैं कि सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या होगी, सेम होगी। चलिए ये बात हो गई आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर हम इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो सपोज करिए कि इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा प्लस क्यू पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो फोर्स लगेगा, सेम फोर्स इस E के थ्रू इस माइनस क्यू पर भी लगेगा, क्योंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, सेम है। यानी जितना फोर्स आपका प्लस क्यू एक्सपीरियंस करेगा उतना ही फोर्स आपका माइनस क्यू भी एक्सपीरियंस करेगा। यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू सेम फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। ये बात बढ़िया हो गई।
यानी हम हर पॉइंट पर अगर देखें तो सारे के सारे पॉइंट पर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होने के कारण, यूनिफॉर्म होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी, यानी चार्जेस पर जो फोर्स अप्लाई होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक, चलिए इस बात को थोड़ा सा वर्ड में हम लिख लेते हैं कि लेट अस टेक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए लिख लेते हैं इस बात को, let us take an electric dipole which have electric dipole moment capital P kept in uniform electric field, kept in uniform electric field capital E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ठीक, एंड द एंगल बिटवीन uniform electric field and uniform electric field and electric dipole moment P is थीटा, यानी इनके बीच के एंगल क्या है, थीटा। आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आप इस थीटा को मेंशन कर सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी इनके बीच में ये पी की डायरेक्शन होगी माइनस से क्यू, ये आपका क्या होगा, एंगल थीटा। तो ये थीटा है, डाइपोल पी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच का एंगल क्या है आपका, थीटा। चलिए ये चीज हो गई आपकी। अब अगली पॉइंट को समझिए बढ़िया से कि हो क्या रहा है यहां पे, जब हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को ले आके रखेंगे। हमने ये आपको ये बताया हुआ है कि जैसे ही हम किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं, उस पर वो क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो जो फोर्स होता है आपका F इजिकल टू क्यू इंटू ई के इक्वल होता है। यानी अगर हम इस डाइपोल को लेके आएंगे, डाइपोल क्या होता है आपका, आल्सो अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेज, टू अपोजिट चार्जेज। ठीक, ये आपका दो अपोजिट चार्जेस का क्या होता है, एक सिस्टम होता है। जब हम इस चार्ज को, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये डाइपोल भी क्या करेगा आपका, एक एक्सपीरियंस, फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा। प्लस क्यू आपका जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और माइनस क्यू जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जरा उसके बारे में सोचिए। प्लस क्यू जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसकी डायरेक्शन कहां होगी, इस वाले डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन इधर, तो F1 हो जाएगा आपका। अब ये वाला जो करेगा अपोजिट टू डाइपोल, ये क्या हो जाएगा, F2, ये आपका फोर्स हो जाएगा। अब आपका F1 और F2 की वैल्यू कितनी होगी, जरा उसके बारे में सोचिए। आप F1 को कैलकुलेट करिए और फिर F2 को कैलकुलेट करिए, फिर देखते हैं। देखिए, जैसे हमने आपको ये बताया था कि जैसे आपका ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका सोर्स चार्ज है, यहां से हमने किसी चार्ज को Q0 को लेके आया चेक करने के लिए कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। तब आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इजिकल टू F अपॉन Q। क्लियर होगा, आपने ये पढ़ा था कि हमारा कोई भी चार्ज, कोई भी टेस्ट चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू E। ठीक, तो आप यहां से अगर देखिए तो F इजिकल टू Q इंटू E आपका उस पर क्या लगेगा, फोर्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, F1 इजिकल टू प्लस Q इंटू E, प्लस Q यानी चार्ज, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E ये है। यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस Q इंटू E। तो यहां पे आप इस चीज को लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन प्लस Q, लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन
प्लस क्यू चार्ज आपका क्या हो जाएगा, F1 इजिकल टू ये हो जाएगा प्लस क्यू इंटू ई। दूसरी चीज आप क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, यहां आप लिख सकते हैं F2 इजिकल टू माइनस क्यू इंटू ई। ठीक, यहां पे आप लिख सकते हैं एलॉन्ग पी। ठीक, दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहां पे आप लिख सकते हैं एलॉन्ग ई, दूसरा आप क्या लिख सकते हैं अपोजिट टू ई। एक विपरीत होगा, एक क्या होगा उसके, एक अपोजिट होगा, एक उसी डायरेक्शन में होगा। अब यहां से देखेंगे अगर आप, तब नेट फोर्स क्या हो जाएगा। अगर नेट फोर्स की बात करें F इजिकल टू F1 प्लस F2, तो ये आपका हो जाएगा F इजिकल टू प्लस क्यू इंटू ई माइनस क्यू इंटू ई इजिकल टू 0, यानी F इजिकल टू 0, यानी नेट फोर्स आपका क्या आ गया 0। नेट फोर्स अगर 0 हो गया तो बताइए आपका रिजल्ट क्या देता है। सपोज करिए कि आपके पास ये क्या है, एक मैटर है, हमने एक डस्टर को लिया, ये देखिए आपका एक डस्टर है, यहां से हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, यहां से भी हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन। अब बताइए कि क्या ये डस्टर आपका इधर जाएगा या फिर क्या ये डस्टर आपका इधर जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर से जो फोर्स लगता है, इधर से जो फोर्स लगता है, दोनों इक्वल हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, मोशन नहीं कर पाता, गति नहीं कर पाता, यानी इसको, इस वाले मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करते हैं तब वो ऑब्जेक्ट आपका लीनियर मोशन नहीं कर पाता है। यानी हम ये कहेंगे कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका क्या करेगा, सॉरी उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करेंगे, यानी नेट फोर्स 0 होगा, जिसकी वजह से वो डाइपोल आपका क्या करेगा, लीनियर मोशन नहीं कर सकता। यानी यहां पे आप लिख सकते हैं सो इफ नेट फोर्स इज 0, लिख सकते हैं आप इस बात को, नेट फोर्स इज 0, देन द इलेक्ट्रिक डाइपोल कैन नॉट, या सीधा लिख सकते हैं आप, कैन नॉट लीनियर मोशन, ऐसे लिखे, इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज नॉट पॉसिबल लीनियर मोशन, यानी लीनियर मोशन पॉसिबल नहीं है। यानी हम ये कहें कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं तो वो लीनियर मोशन नहीं कर सकता। अगर वो लीनियर मोशन नहीं कर सकता तो क्या करेगा, अब उसको देखते हैं। अब देखिए, आपने एक चीज देखा है क्लास 11th के बारे में, थोड़ा सा सोचिए, आप पढ़े होंगे टॉर्क। रोटेशनल मोशन चैप्टर में आपको सबसे पहले टॉर्क बताया गया होगा कि किसी भी मटेरियल पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हमारे दो फोर्स एक्ट होते हैं, समझिए कि किसी भी मटेरियल पर जब हमारे दो फोर्स एक्ट होते हैं, वो फोर्स हमारे क्या हो, कुछ डिस्टेंसेस पे हो और एक दूसरे के अपोजिट हो। जैसे ये है आपका, अगर इस पे हमने इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, ये इधर उधर नहीं करेगा, लेकिन जैसे हमने यहां पे फोर्स लगाया और यहां पर फोर्स लगा तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। इसको हम क्या कहते थे, क्या, कपल ऑफ फोर्स। इसको क्या कहते थे, कपल ऑफ फोर्स। यानी किसी भी बॉडी पर जब कपल ऑफ फोर्स लगता है तो वो क्या करता है, उसको रोटेट करना शुरू कर देता है। मटेरियल हमारा क्या करता है, रोटेट करता है। वो कपल ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। वो टॉर्क आपका क्या हुआ करता था, वन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस, यानी एक फोर्स
और दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था उसका जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन था उसको हमने क्या कहा, उसको हम ये कह रहे थे कि वो क्या है, आपका टॉर्क है। अगर आप जरा डाइपोल के बारे में सोचिए कि क्या कुछ ऐसी ही स्टोरी नहीं हो रही यहां, अवश्य हो रही है। देखिए जैसे आपका F1 इधर लग रहा, F2 आपका इधर लग रहा, और F1 और F2 के बीच में डिस्टेंस आपकी आ गई क्या, 2L। जैसे 2L आ गई, इसमें ये क्या करेगा, टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा, और ये टॉर्क क्या करेगा, इसको ऐसे रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाना चाहेगा। ये क्या करेगा, इसको रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाना चाहेगा। यानी हम सिंपल ये कहें कि नेट फोर्स तो जीरो होता है लेकिन इस पर टॉर्क एक्ट करने लगता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स तो जीरो होता है लेकिन उस पर क्या करता है, टॉर्क एक्ट करने लगता है। ये टॉर्क जो होता है ये उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने का एफर्ट करता है। ये टॉर्क लगता है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, वो कितना होता है, ये ही हमारी टॉपिक है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही हम कैलकुलेट करेंगे। मेन टॉपिक आपकी क्या है, यही है कि इस पे टॉर्क कितना एक्ट होता है। चलिए उसको देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, फिर देखिए हम ये देखते हैं, हम लिखेंगे इस बात को कि हियर टू फोर्सेस F1 एंड F2 act on electric dipole, लिखेंगे here two forces F1 and F2 act on electric dipole in opposite डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, ठीक, एंड दे सेपरेटेड टू ईच अदर बाई अ डिस्टेंस 2L। कितनी डिस्टेंस है, 2L में क्या है, वो उनके बीच की डिस्टेंस भी है। अब आया डिस्टेंस इज 2L, सो a torque create on a dipole, electric dipole, create on a electric dipole which effort to rotate the dipole, वो उसको क्या करता है, रोटेट करने का प्रयास करता है, रोटेट द डाइपोल। ठीक, अब ये जो इस पर टॉर्क क्रिएट होता है, जो टॉर्क एक्ट करता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं, हेंस टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल क्या हो जाएगा आपका, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका क्या हो जाएगा, लिखेंगे वन फोर्स एंड, ठीक, वन फोर्स मल्टीप्लीकेशन किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। चलिए इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिखें, इंपॉर्टेंट चीज है, या ऐसे लिखें आप, देन सीधा सीधा लिखिए टॉर्क इज इक्वल टू वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, या बिटवीन दीज टू फोर्सेस। ठीक, टॉर्क को आप किसको कैसे डिनोट करते हैं, टाउ से। ये हो जाएगा वन फोर्स, चाहे आप F1 ले लीजिए चाहे क्या ले लीजिए F2, फिर आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किसका,
Q इंटू ई का, या ऐसे सिंपल लिखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है ना। देखिए अब ये Q1 प्लस Q और माइनस Q के बीच की जो डिस्टेंस आपकी 2L है, आप देखेंगे कि F1 आपका इधर लगता है, F2 आपका इधर लगता है, दोनों के बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, हाइपोटेनियस लग रहा है ये। देखिए जब हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ये यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन जैसे ही ड्रॉ कर देंगे, सपोज करिए ये B है, ये आपका क्या है A है, ये जो AB होगा ये F1 और F2 के बीच का क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे A और AB। ठीक, ये चीज आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए AB आपका क्या है, यहां से देखिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में आइए हियर। अब यहां से देख पा रहे हैं कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देख पा रहे हैं ना, ये आपका क्या है, एक्यूट एंगल है, ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये 90 डिग्री थी आपका हाइपोटेनियस या एक्यूट एंगल, ये परपेंडिकुलर, एक जो बचा आपका बेस। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB लेना है और ये आपका थीटा गिवन है, तो थीटा गिवन है और आपका हाइपोटेनियस गिवन है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन कौन बताता है, हम जानते हैं साइन थीटा लेते हैं। तो यहां से आप देखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, AB अपॉन 2L, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से आप देखेंगे तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2L साइन थीटा। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां चाहे तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं इस बात को, तो टॉर्क इज इक्वल टू F1 F2 कोई भी ले सकते हैं, हमने Q इंटू ई लिया, फिर क्या हो जाएगा आपका 2L साइन थीटा, क्या हो गया आपका 2L साइन थीटा। अब यहां से आप देखिए तो टॉर्क इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2QL इंटू ई साइन थीटा। इसको अब क्या कह सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। क्यों हुआ ये, क्योंकि हम जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है 2QL, बहुत पढ़े आप इसको। अब इसी को आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म, देखिए इन वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आपका क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। क्यों, क्योंकि अपने क्लास 11th में ये पढ़ा है, ये वेक्टर्स की आप डायरेक्शन लगा दीजिए इस पे, आपने ये पढ़ा है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है आपका AB साइन थीटा यूनिट वेक्टर। अब यहां से AB साइन थीटा, यहां आपका PE साइन थीटा गिवन है, तो इसको आप लिख सकते हैं P क्रॉस E। हमने वही चीज लिखा, कोई नया चीज नहीं। इस तरीके से आपने ये देखा कि जब हम किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो उस पर जो टॉर्क एक्ट होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो होता है PE साइन थीटा। अब ये PE साइन थीटा जो वैल्यू होती है इसकी टॉर्क, यही PE साइन थीटा क्या करता है, इसको रोटेट करने का प्रयास करता है या रोटेट कराता है। अब ये टॉर्क की वैल्यू हमारी कब मैक्सिमम हो सकती है, टॉर्क हमारा कब मिनिमम हो सकता है, कब जीरो होगा, इसके बारे में हम डिस्कस जरूर करेंगे। क्यों, क्योंकि P और E के बीच में थीटा आया है, थीटा हमारा जैसे जैसे वेरी करेगा, यहां आप देख पा रहे हैं टॉर्क आपका थीटा को क्या करता है, थीटा के बदलने से ये टॉर्क भी आपका क्या होता है, बदलता, ये वेरी करेगा तो ये भी आपका क्या होगा, वेरी करेगा, क्योंकि P और E के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है क्या 2L, और P और E के बीच का क्या होता है आपका थीटा, आपका क्या होता है एंगल। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके बीच में कैसे क्या करता है, ये इसकी स्पेशल कंडीशंस क्या होती है, या थीटा के बदलने से टॉर्क कैसे बदलता है। अब इसको एक सेकंड के लिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे नोट कर सकते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल कंडीशन में यूनिट आपकी वही होगी न्यूटन मीटर, टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर होती है, आप चाहते यहां लिख सकते हैं
यूनिट आपकी क्या होगी, न्यूटन मीटर। ठीक, चलिए यहां से हम स्पेशल कंडीशन को देखते हैं। स्पेशल केस देखिए फर्स्ट, अब यहां पे लेट कर रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स जैसे आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, ये आपने क्या देखा, डाइपोल, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। थीटा 0 मतलब इस डाइपोल, ये डाइपोल क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में केप्ट है। यानी आपका कहाँ केप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, डाइपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, यानी P और E, डायरेक्शन ऑफ P एंड डायरेक्शन ऑफ E इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तब क्या होगा, उस पर टॉर्क को एक्ट करेगा। लिख सकते हैं सो इफ P and E in same direction, अब देखिए तो टॉर्क इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। साइन थीटा की जगह आप क्या रखेंगे, 0। साइन 0 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 0, यानी टॉर्क इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक, यानी जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उस पर कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई, आप देखिए जब ये ऐसे था, ध्यान समझिए, जब ये ऐसे था, यहां से फोर्स लग रहा था, यहां से फोर्स लगता है, इसके बीच की डिस्टेंस थी। अब जब ये E की डायरेक्शन में आ गया, ऐसे यहां से फोर्स लगेगा, यहां से फोर्स लगेगा। अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस खत्म, यानी दोनों एक ही पॉइंट पर एक्ट करना शुरू हो जाएंगे। जब एक ही पॉइंट पर एक्ट करेंगे तो क्या करेगा, ये देखिए जैसे ये था आपका, समझिए इस बात को, आपका एक फोर्स इधर लग रहा था, दूसरा वाला फोर्स आपका इधर लग रहा है, ये रोटेट करके क्या हो गया, ऐसे हो गया। अब एक फोर्स आपका इधर लग रहा है, दूसरा वाला फोर्स आपका क्या लग रहा है, इधर। यहां से हम देखेंगे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बची, सिंपल अगर देखें दोनों एक ही पॉइंट पर एक्ट करने लगे, यानी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। और नेट फोर्स 0 होने की वजह से क्या करेगा, रोटेट नहीं करेगा। रोटेट नहीं करेगा इट मींस टॉर्क क्या हो जाएगा इसका, 0। ठीक, चलिए अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन, लिख सकते हैं सो द टॉर्क on electric dipole इस क्या हो जाएगा, 0। ठीक, फिर देखो क्या हो जाएगा, ये सेकेंड कंडीशन देखें हम, स्पेशल केस 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, सो या ऐसे लिख सकते हैं, और इफ P and E are perpendicular to each other, then टॉर्क इजिकल टू क्या हो जाएगा, PE साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1। यहां टॉर्क इजिकल टू क्या हो जाएगा, P इंटू E। ये क्या होता है आपका मैक्सिमम। सबसे ज्यादा टॉर्क आपका क्या लगता है इसी पे, देखिए जब आपका ऐसे होगा ये बड़ी तेजी, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस इसके बीच में कब होगी, जब एक दूसरे के क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर। यानी कहा जाए कि मैक्सिमम टॉर्क आपका कब एक्ट करता, तब कहेंगे आप P और E के बीच में जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री। यानी सो द टॉर्क एक्टिंग on electric dipole is maximum। ठीक, थर्ड कंडीशन देखें, ये हो जाएगा इफ थीटा इज इक्वल टू 180। 180 का मतलब देखिए ये हो गया, ये E आपका इधर था, P भी इधर था 0, P इधर 90, अभी आपका इधर आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे लिख सकते हैं R करके, इफ P and E are opposite to each other, opposite to each other, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, इफ थीटा इजिकल टू 180, तब यहां पे आप वैल्यू पुट करिए, टॉर्क इजिकल टू क्या हो जाएगा, P इंटू E साइन 180। साइन 180 की वैल्यू भी आपकी क्या होती है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क इजिकल टू, यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका, 0। यानी यहां पर भी टॉर्क इजिकल टू क्या होगा, 0। सो द टॉर्क
ऑन डाइपोल इज 0। यानी किसी भी कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि जब टॉर्क हमारा कब लगेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में कुछ न कुछ एंगल हो, जब उसके बीच में एंगल होगा तभी टॉर्क एक्ट करता है, एंगल नहीं होगा तो टॉर्क एक्ट नहीं करता। सबसे ज्यादा टॉर्क कब एक्ट करता है आपका, जब डिग्री कितनी हो 90, जब उनके बीच में कितना एंगल हो 90। यानी आप देखें तो सिंपल आप ये कहें कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर था, P आपका इधर था, तो टॉर्क आपका 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर, P आपका कहां हो गया इधर, तब टॉर्क कितना हो गया आपका मैक्सिमम PE। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर, P इधर आपका, तब टॉर्क इजिकल टू कितना हो गया आपका 0। ठीक, तो इस तरीके से आपने इस पूरे वीडियो लेक्चर में ये देखा कि जब हमने किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस पर जो टॉर्क एक्ट करता है, नेट फोर्स तो शून्य होता है, 0 होता है, लेकिन जो उस पर टॉर्क एक्ट करता है वो क्या होता है आपका PE sin थीटा। मैक्सिमम टॉर्क उसका कब एक्ट करता है, जब दोनों P और E के बीच में एंगल कितना हो आपका 90 डिग्री हो। 0 कब होता है, जब वो 0 डिग्री या फिर क्या हो 180 अंश पे हो, 180 डिग्री पे हो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर में। उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा और अगले वीडियो लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।